बेरोजगारी का जो मुद्दा है अभी कितना गंभीर हो गया है और भर्तियों से छात्रों में आशा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए हमें नौकरी मिलेगी, वही छात्र जो तैयारी करें उनमें हताशा क्यों है? देखिए हताशा, आप देखिए कितनी वैकेंसीज पहले निकल रही थी और कितनी जॉब की वैकेंसीज अभी निकल रही है, उसमें लगातार घटोतरी हुई है। और दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, सीएमआई की एक रिपोर्ट है जिसके तहत 9% बेरोजगारी दर हो चुका है और ये लगातार कोरोना के बाद से और बढ़ता ही जा रहा है बेरोजगारी दर। तो बेशक छात्रों का गुस्सा फूटेगा ही। आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हैं? प्रोटेस्ट में सर इसलिए शामिल हैं क्योंकि हम आरआरबी का हम भी एग्जाम दिए थे और हमको भी उसी में कुछ हमको लगा कि गड़बड़ है, पर हमने ये मान लिया कि चलो अब ऐसे ही होगा। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे छात्र भाई परेशान हैं, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम अपने आप को रोक नहीं सके यहाँ पर आने से, उनके सपोर्ट करने से, इसीलिए हम आए। तो कब तक आप रहेंगे प्रोटेस्ट में? अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है, जब तक मांगेगी नहीं तब तक रहेंगे। क्या मांग क्या है? मांग है कि जो एक ही बच्चे का 10 पदों पर कर लिया गया है और बाकी को छोड़ दिया गया है, एक बच्चे का एक ही पद पर किया जाए और कट ऑफ को कम किया जाए। कट ऑफ 90-95 तक चला गया है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं, हमारा 2-3 को मांग है, शॉर्टकट में आपको कहते हैं। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं, जिन छात्रों के ऊपर केस दर्ज किया गया है सर, जिन छात्रों को जेल भेजा गया है, जिन छात्रों को चोटिल कर दिया गया है, सर फोड़ दिया गया है, उन छात्रों को धाराएं हटाकर उनको। ललन सिंह ने बोला है सरकार में है वो तो। सर बताइए कितना निर्लजता है सर, ये निर्लजता का हद पार कर गए ना ललन सिंह, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सरकार, वो किनसे कह रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल से कह रहे हैं। ये कितनी निर्लजता, ये समझिए सर, ये ढोंगी है ना सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा सवाल है, ये निर्लजता के हद पार कर दिया ललन सिंह ने। हम कह रहे हैं कि ललन जी आपका मुख्यमंत्री है, आप कम से कम इस बात को सोचिए ना कि जो छात्र को चोटिल कर दिया गया, सर फोड़ दिया गया, जिन बच्चे मोबाइल नहीं था सर, बिहार में 52% बच्चे ऐसे हैं नौजवान मोबाइल नहीं है सर, बिहार सरकार और नीति आयोग का रिपोर्ट है सर, मेरा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार के अंदर 52% लोग गरीब भी है सर, बहुआयामी गरीबी है सर, ये मेरा नहीं सर, नीतीश कुमार का रिपोर्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नौजवानों को ठगना बंद करें और प्रधानमंत्री से सीधा सीधा सवाल है सर, सीधा सीधा सवाल ये है कि आप जो कमेटी बनाई गई है, हम कह रहे हैं आपने पहले कौन सा कमेटी बनाकर ग्रुप डी 2 एग्जाम करने का काम किया, ये सवाल है। अगर आपने कमेटी नहीं बनाया तो फिर आपने ये एग्जाम लेने का कैसे कोशिश किया? क्या शिक्षकों से, छात्रों से आपने पूछा कि 2 एग्जाम किया जाएगा? भारत के इतिहास में बताइए, डी ग्रुप का एग्जाम जो साफ करेगा सर, नीचे जो प्लेटफॉर्म का साफ करे, उसको आप यूपीएससी टाइप का एग्जाम लीजिएगा। अरे भाई वो कौन सा काम कराओगे? हम नहीं कर पाएंगे ना, जो हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा सतत लगाकर। एक तो इतना भीड़ है सर, 2019 से वैकेंसी आई थी, बताइए हम लोग भूखे, जिनकी माता जी खाना नहीं खाती है और खाना नहीं खाकर अपने धन संपत्ति बेच कर अपने बच्चों को पढ़ाता है कि हमारा बेटा नौकरी लेगा। अब क्या हालत है सर, सरकारी नौकरी जिनको शादी भी नहीं होगा, ये हालत हो गया है, ये दिक्कत है सर, शादी का भी लोग को चिंता है। दूसरी बात, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए? सर सरकारी नौकरी क्यों नहीं चाहिए ये बताइए, मैं क्यों नहीं चाहिए? बिहार के अंदर जिस तरीके से जो ग्रेजुएशन का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, सारा चीज महंगा हो गया सर। कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, बताइए हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। ग्रेजुएशन का मतलब है टोटली जो बेसिक एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरा कोलैप्स हो चुका है सरकार का। मुझे समझाइए, सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है कि उस नौकरी को पाने के लिए आप उसी सरकार का विरोध कर रहे हैं जिसकी नौकरी आप करना चाहते हैं? सर हम किस सरकार का नौकरी करने के लिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया सर, कि सरकारी नौकरी में से क्या खास चीज है? सरकारी नौकरी में खास ये है सर कि आप जाकर प्राइवेट कंपनी में जाकर देखिए किस तरीके से प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण किया जाता है सर। ये शोषण करने की जो प्रक्रिया है, जो खासकर पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, और पिछड़े वर्गों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ये सवाल है सर। और एक सुनिश्चित होता है कि हम सरकारी नौकरी में सुनिश्चित होता है कि हमारा इसमें जॉब है और हम सतत तैयारियां और अपने हमारा जो वेतन है उस तरीके से मिलता रहेगा और हम सिक्योर फील करते हैं सर सरकारी नौकरी में। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें हक भी दिया है सर। और बताएं सर, हम इसमें एक बात जोड़ना और हम कमेटी के बारे में कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी का रिपोर्ट 2 दिन में दीजिए, वरना बिहार जाग चुका है, बिहार क्रांति की धरती रहा है, बिहार
बुद्धिजीवियों का धरती रहा है। ये वो बिहार है जहां से गौतम बुद्ध को विज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये वो बिहार है जहां से तमाम शिक्षकों ने, यहाँ से आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन पैदा हुआ है। यहाँ क्रांति की धरती कही जाती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। और एक बात हम कहना चाहते हैं, इंदिरा की शासन तो हमने हिला दिया, अब आने वाला आपकी बारी है, आपको भी हमने हिलाने का काम करेगा। जिस तरीके से किसानों ने आपको माफी मंगवाए, हम आपको घुटने पर लाने को मजबूर करेंगे। ये बात हम उनको कहना चाहते हैं। आप क्रांति की बात कर रहे हैं, क्रांति तब होती है जब किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है। समाज में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो नहीं चल रहा होता। अभी तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सरकार चुन रहे हैं लोग, वो सरकार नीतियां ले रही है, तो ऐसे में क्रांति की गुंजाइश क्यों होनी चाहिए? आप कह रहे हैं समाज की बात आप कर रहे हैं सर, हम समाज से बाहर नहीं है। हमारे माताजी, हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, किसान है सर, वो खेतों में खटते हैं दिन भर, एक एक रुपया जमा करते हैं। हम वही समाज से तो है सर। बिहार में आधी आबादी ऐसे जिनको जमीन नहीं है सर, जो जिनको खेती नहीं कर सकते हैं, एक कट्ठा जमीन जिनके पास नहीं सर, आधी आबादी बिहार के पास ऐसी है सर। आज हम उस घर से आते, उस समाज से आते हैं, आप कहते हैं क्रांति की बात। क्रांति तो तभी होगी ना सर जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, छात्रों के साथ छल्लावा किया जाएगा सर, तभी तो क्रांति होती है ना। क्योंकि वो हमारे घर के गार्जियन में थे, कि हमारे गार्जियन भी आपके सामने खड़े हैं। यहाँ पर जितने भी बाबा हमारे बीच खड़े हैं सर, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्रांति अब जग चुकी है, बिहार से क्रांति की शुरुआत होगी। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आप जल्द माफी मांगिए, और अगर नहीं तो आने वाला वक्त अब घुटने पर टेकने को मजबूर हम करेंगे। ये बिहार का छात्र बोल रहा है, इसलिए बिहार के छात्रों को उकसाने का प्रयास नहीं करें, वरना आने वाला वक्त आपका बहुत नजदीक आ गया है। अरे यार तो ऐसे करेंगे ऐड की। चल बोलिए इसको लगाइए, कुछ कीजिए। हाँ बोलिए। समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ आया हूँ और आके हमारा माइक निकाल दिए हैं। ठीक है, वो हो जाती है कई बार, लेकिन देखिए आप इस बात पर गौर कीजिए कि जब से इनकी सरकार आई 2014 से, इन्होंने सारे सरकारी संस्थान को बेचने का काम किया है। और इससे ये जाहिर होता है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे और लोगों को रोजगार दिया जाए। सरकारी संस्थान बेच किसको रहे हैं? आप इनकी पद्धति पर समझिए, ये क्या चाहते हैं? ये धर्म बेचना चाहते हैं, और धर्म तभी भी बिकेगा जब लड़का बेरोजगार होगा। लेकिन मोदी जी को मैं बिहार की धरती से चेतावनी देना चाहता हूँ, सलाह नहीं, चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये बिहार की धरती है, आप नहीं रह जाइएगा ज्यादा दिन इस हालत में। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि जो सरकारी संस्थानों को बेचकर जो सरकारी नौकरियों को रद्द किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा कमी है। और सबसे अधिक रोजगार देने वाला बैंक और रेलवे है। आप लोग सुन लीजिए, सबसे अधिक रोजगार देने वाला बैंक और रेलवे है। और इस दो सरकारी संस्थान को एक एक करके बेच दिया गया साजिश के तहत। बीपीसीएल ऐसी कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इतना ज्यादा प्रॉफिट में था, वो बोलते हैं कि लॉस में है। बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी ऐसी कंपनी को उन्होंने भेज दिया। राजनीतिक बातें युवाओं की तरफ चलते हैं, आप क्या करते हैं? आप मैं पटना लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और किस छात्र संगठन से जुड़े हैं? दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हूँ। क्या आपको लगता है कि सुगबुगाहट महसूस हो रही है कि कुछ बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, आम लोग निकल सकते हैं? छात्र संगठन के लोग तो आएंगे ही, लेकिन प्रोटेस्ट को बड़ा तो तब कहा जाएगा ना जब आम लोग उससे जुड़े। क्या आम लोग जुड़ेंगे इससे? जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि अभी का समय देखिए ना, अभी जो समय है, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि क्रांति तो तब होती है जब आमूल चूल परिवर्तन हो। हम ये बात कर रहे हैं, आज आप जाकर के आम लोगों से पूछिए, महंगाई है ना, ये वो सरकार थी जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, है ना। ये वो सरकार थी जो कहती थी कि पेट्रोल नहीं होगा कभी 100 के पार, है ना। ये सारी चीजें करने वाली वो सरकार थी। और आज क्या हालत है? आज जाकर के पूरे समाज के एक एक तबके में जाकर के आप एक एक वर्ग से जाकर के पूछिए, उनसे जाकर के आपको पता चलेगा कि क्या हालत है देश की। और एकदम जरूरत है उस क्रांति की जिसका संदेश आज से 90 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। और उसी की बात करते हुए ये एक मौका है हमारे पास कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस आंदोलन को उस तक लेकर जाया जाए जहां ये व्यवस्था बेनकाब होती है। ये हमारी बात कह रहा है। अब ये आंदोलन छात्रों के आंदोलन है, सब छात्र आम छात्र हैं, सारे पार्टियों का है वो समर्थन मिला, ये अलग चीज है, मगर छात्र है आम ये कोई प्रधानमंत्री जी का बेटा या पोता नहीं है, कोई विधायक सांसद का बेटा पोता नहीं है, ये आम छात्र है जो गांव देहात से आकर तैयारी करते हैं, 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। किसी तरह उनके अब्बा अम्मा, उनके घर के लोग, उनके गार्जियन पेट काट कर 1000, 1500, 2000 रुपया देकर यहाँ पर तैयारी करते हैं। वो अपने हकूक की आवाज वो बुलंद कर रहे हैं। बताइए, डी ग्रुप का कोई वीआईपी का बेटा डी ग्रुप का फॉर्म भरेगा?
रेलवे में डी ग्रुप का जो डबल एग्जाम ले रहा है, कोई वीआईपी का बच्चा करेगा क्या? ये आम छात्र हैं, हर यहाँ छात्र हर पार्टी वाले सपोर्ट किए हैं, वो बात अलग की चीज़ है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं आते हैं, मगर हम इन लोगों के साथ हैं, हम लोग छात्रों के साथ हैं। जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता की गई है, ये लॉज में घुस कर मारा गया है, कोचिंग में घुस कर मारा गया है, ले उन पर गिरफ्तार की गई है, उन पर एफआईआर की है, ये घोर निंदनीय है। जो लोग वापस लेने की मांग तो हो रही है, मगर देखिए जो छात्र वो हिंसक नहीं है, जो उसमें उस छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व घुसकर हिंसा कर रहे हैं। मगर जहां भी देख रहे होंगे आप, आरा में देखे होंगे, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो हिंसक नहीं थे, मगर जो वहां पर हिंसा कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, वो छात्र नहीं थे, वो आम आदमी निकले वहां के अपराधी पर। मुद्दों पे आते हैं।